हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम बायोकेमिस्ट्री चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये बायोकेमिस्ट्री का 14th लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में, उसका पाथवे और ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस तो हम बहुत सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसका पाथवे, तो आज सबसे पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि किसके बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है और कौन सा एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होता है, एंड देन हम फॉरवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ग्लूकोज से बनेगा सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और उसके लिए एंजाइम लगता है हेक्सोकाइनेज। ओके, 1 सेकेंड, उसके लिए एंजाइम लगेगा हेक्सोकाइनेज। देन यहाँ पे एटीपी खर्च होता है और उसका कन्वर्जन एडीपी में होता है। फिर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा एंड देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। वो उसके फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एंजाइम आइसोमरेज। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में और यहाँ पे एंजाइम लगेगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और ये वाली जो स्टेप होती है ना, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ये वाली स्टेप होती है रेट लिमिटिंग स्टेप और ये स्लोएस्ट स्टेप होती है। और यहाँ पे एएमपी सर्व एज ए एलोस्टेरिक साइट, यहाँ पे एएमपी एज ए एलोस्टेरिक साइट काम करता है। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट होता है ग्लिसरल्डिहाइड में और ग्लिसरल्डिहाइड डीएचएपी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड एंड डीएचएपी ये दोनों रिवर्सिबल होते हैं और ये दोनों 3-3 कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद जब ग्लिसरल्डिहाइड डीएचएपी में कन्वर्ट होता है तो तब एंजाइम लगता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। देन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट में एंड देन वो फर्दर कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। पहले जो एंजाइम लगा वो था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस और जब वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तब एंजाइम लगता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में और यहाँ पे एंजाइम लगेगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट फर्दर कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, जिसको हम पीईपी भी कहते हैं और यहाँ पे एंजाइम लगता है इनोलेज। एंड देन फाइनली फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कन्वर्ट होता है पाइरुवेट के अंदर और यहाँ पे एंजाइम लगता है पाइरुवेट काइनेज। और इस लास्ट वाली स्टेप में 2 एटीपी बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे वाटर निकलता है। तो आपको ये याद रखना है कि हर स्टेप में क्या क्या होता है, कहाँ पे एटीपी बन रहा है, एनएडीएच बन रहा है, कहाँ पे वाटर निकल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ग्लाइकोलिसिस क्या होता है कि एक सिक्वेंशियल स्टेप होती है, एक सिक्वेंशियल प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज का कन्वर्जन पाइरुवेट में होता है। तो ये होता है ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद हमें ये याद होना चाहिए कि इन सभी प्रोसेसेस में कहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है और किस प्रोसेस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। तो जब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तब यहाँ पे होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और जब 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस में होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और जो लास्ट वाली प्रोसेस होती है हमारी, जिसमें पीईपी कन्वर्ट होता है पाइरुवेट के अंदर, यहाँ पे भी होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। हम लास्ट में डिटेल में देखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी फर्स्ट 3 स्टेप्स होती है, लाइक ग्लूकोज से लेके फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनने तक की जो स्टेप होती है, ये जो पूरा फेज़ होता है इसको बोला जाता है प्रिपरेटरी फेज़। और इसके बाद जो भी नीचे वाला पोर्शन है उसको हम बोलेंगे पे ऑफ फेज़। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई यहाँ पे, ये आपको याद रखनी है। एंड देन इसके बाद अब हम देखेंगे इसका कैलकुलेशन एटीपी का, कि कितने एटीपी यहाँ पे बनेंगे। तो अगर ऑक्सीजन, देखो जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है और एब्सेंस में भी होता है, यानी एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों कंडीशंस में होता है। और इसकी लोकेशन होती है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, हम सबको पता है। देन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो मेनली बनते हैं 8 एटीपी और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो बनेंगे 2 एटीपी। ठीक है, तो 8 एटीपी कैसे, देखो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 4 बने हैं हमारे। यहाँ पे हुआ था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपका, यहाँ पे बने थे आपके 2 एटीपी, ये देखो ये बने हैं 2 एटीपी और लास्ट में भी बने थे 2 एटीपी। तो टोटल कितने हो गए, 4 एटीपी हो गए। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बनते हैं 6 एटीपी।
देखो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 NADH बने थे। एक NADH इक्विवेलेंट होता है 3 ATP के, तो 2 NADH यानी कि 6 ATP, मतलब टोटल 10 ATP हो गए, और 2 ATP इसमें यूटिलाइज हो जाते हैं तो बचे हमारे 8। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इस केस में बनते हैं आपके 8 ATP, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो उसमें सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के ही ATPs को हम काउंट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है ना वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। तो अगर ऑक्सीजन ही एब्सेंट है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी नहीं होगा। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनेंगे हमारे 4 ATP, और 2 ATP यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं हमारी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप के अंदर। तो 2 ATP तो चले गए, यूटिलाइज हो गए, तो बचे कितने, 2। तो ये तो हो गया कैलकुलेशन कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो बनते हैं 8 ATP, एंड अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो बनेंगे 2 ATP। और एक चीज़ और याद रखनी है कि पूरी ग्लाइकोलिसिस में 3 स्टेप ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं और बाकी के सारे रिवर्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा है नीचे कि नेट गेन ऑफ ATP होता है यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है हमारा वो है द अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट और द अबंडेंस ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है ना, कि सबस्ट्रेट कितना अवेलेबल है, उसका कितना अबंडेंस है, उसके ऊपर इसका रेगुलेशन, इसका रेट कंट्रोल होता है। ठीक है, सो द हेक्सोकाइनेज, बाकी के टिश्यूज़ में लीवर को छोड़ के हेक्सोकाइनेज प्रेजेंट होता है, बिकम सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट वेरी इजीली, और ये सबस्ट्रेट के साथ बहुत ही इजीली सैचुरेट हो जाता है। लेकिन हेक्सोकाइनेज के जगह पे लीवर के अंदर ग्लूकोकाइनेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो इफ़ कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज़ मोर देन Km, अगर सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन Km से बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज सैचुरेटेड विद द सबस्ट्रेट। ऑफ कोर्स सबस्ट्रेट कहाँ पे लगता है, एंजाइम की एक्टिव साइट पे। तो अगर सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो सारी जो साइट होगी ना एंजाइम की वो सैचुरेट हो जाएंगी, मतलब सारी की सारी साइट भर जाएंगी सबस्ट्रेट से। ठीक है ना, ऑक्यूपाई हो जाएंगी, तो एंजाइम उतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसका Vmax बढ़ेगा। ठीक है ना, तो जितना Vmax होगा, क्योंकि सारी की सारी साइट ऑक्यूपाई हो गई। क्यों ऑक्यूपाई होगी, क्योंकि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, तो उसने एंजाइम की सारी एक्टिव साइट पे जाके वो बाइंड हो गया, तो उसका Vmax बढ़ गया एंजाइम का, और Vmax बढ़ गया तो एंजाइम उतना ज़्यादा एक्टिव हो गया। तो ये था फर्स्ट फैक्टर जिसमें हमने देखा द अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट और द अबंडेंस ऑफ सबस्ट्रेट। सेकेंड फैक्टर है हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट लिमिटिंग स्टेप, कि रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज इफ़ देयर इज़ राइज इन कंसनट्रेशन ऑफ रेगुलेटरी एंजाइम, कि अगर रेगुलेटरी एंजाइम ज़्यादा है तो ग्लाइकोलिसिस का रेट भी बढ़ता है। तो ये तो हो गया सेकेंड फैक्टर। उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है वो है एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ एंजाइम, कि ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं, उनको कौन से ऐसे फैक्टर्स है या फिर कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है जो उनको इनिबिट या फिर एक्टिवेट कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो हेक्सोकाइनेज जो होता है ना हमारा, जो फर्स्ट एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस का, उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनिबिट कर सकता है। ठीक है ना, तो अगर आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दोगे तो वो इनिबिट हो जाएगा। उसके बाद जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इनिबिट हो सकता है ATP एंड सिट्रेट से। और जो ये जो इनिबिशन वाले जो मैकेनिज्म्स होते हैं ना, हम उनको फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पायरुवेट काइनेज इनिबिट होता है ATP से। पायरुवेट काइनेज एक्टिवेट भी हो सकता है बाय फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो जैसे इनिबिट हो रहा था तो उसको हमने बोला फीडबैक, तो यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। ठीक है ना, उसके बाद फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक्टिवेट हो सकता है AMP एंड फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट से। तो ये तो हो गया एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ एंजाइम, कि हेक्सोकाइनेज इनिबिट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, देन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इनिबिट होता है ATP एंड सिट्रेट से, देन जो पायरुवेट काइनेज होता है वो इनिबिट होता है ATP से। पायरुवेट काइनेज जो है वो एक्टिवेटेड होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से, एंड जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है वो एक्टिवेट हो सकता है AMP एंड फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट से। उसके बाद फोर्थ फैक्टर है कोवैलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम लाइक फॉस्फोराइलेशन। तो अगर एलोस्टेरिक लेवल ऑफ कंट्रोल है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है मिलीसेकेंड,
तो जितना रिस्पॉन्स टाइम होगा ना उससे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि लेवल ऑफ कंट्रोल कैसा है, कि वो एलोस्टेरिक है या फिर वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है या फिर वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी हो रही है। तो अगर वो एलोस्टेरिक हुआ तो उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है मिली सेकेंड, अगर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम होगा सेकेंड, एंड अगर कोई ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी हो रही है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम होगा मिनट या फिर आवर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस बाय फैक्टर्स, जिसमें हमने 4 फैक्टर्स देखे। फर्स्ट वन वाज द अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट और अबंडेंस ऑफ सबस्ट्रेट, देन एंजाइम कंसंट्रेशन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट लिमिटिंग स्टेप्स, देन एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एंड द कोवैलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम बाय फॉस्फोराइलेशन। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। सो देखो, दिस प्रोसेस यूजेस अ सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जहाँ पे भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा तो इसको लगेगी भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसके लिए एक स्पेशल एंजाइम भी लगता है जिसका नाम होता है एटीपी सिंथेज। विदाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड विदाउट एटीपी सिंथेज एंजाइम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो सकता। ये इसकी ज़रूरत है कि इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लगेगी और एटीपी सिंथेज एंजाइम लगेगा। देन इट रिलाइज ऑन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ईटीसी, क्योंकि इसका जो मतलब जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ना वो इलेक्ट्रॉन की फ्लो के ऊपर ही डिपेंड करता है, विच हेल्प टू पम्प द प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ताकि वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन को मतलब पंप कर सके, इधर से उधर भेज सके, ताकि वो प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्रिएट कर सके। एंड एज द प्रोटॉन फ्लो बैक थ्रू द एटीपी सिंथेज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, एंड उसी प्रोटॉन के फ्लो की वजह से यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद इट नीड्स ऑक्सीजन एट द एंड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, और इसको ऑक्सीजन भी लगती है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फॉर्म वाटर, विच इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेटिव। इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। Next one is the substrate level phosphorylation. So this process directly transfer a phosphate group from a substrate molecule to ADP to form the ATP. तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है ना कि डायरेक्टली एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कि ये एडीपी के पास फॉस्फेट ग्रुप को भेज देगा और बोलेगा कि भाई बना लो डायरेक्ट एटीपी। ठीक है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होती, सिंपल प्रोसेस होती है। और कहाँ पे होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? इट हैपन्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस में होगा इन साइटोप्लाज्म, एंड क्रेब्स साइकिल में भी देखने को मिलता है हमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इट डज नॉट नीड ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की ज़रूरत थी, एटीपी सिंथेज एंजाइम की ज़रूरत थी, वैसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, एटीपी सिंथेज एंजाइम भी नहीं चाहिए, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट भी नहीं होना चाहिए कि वो प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्रिएट करेगा, एंड देन प्रोटॉन का इफ्लक्स एंड इनफ्लक्स होगा, एंड देन एनर्जी प्रोडक्शन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हो गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के बारे में। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने देखा ग्लाइकोलिसिस की पाथवे को, एंड हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करते हैं, एंड हमने बाद में देखा लास्ट में ऑक्सीडेटिव और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपका रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड या दैट्स इट। बाय, टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.